सैयद इरफान शेर साहब, मुतवल्ली वक्फ एसोसिएशन ऑफ इंडिया वक्फ एक्ट 2025 के ख़िलाफ़ क्या सुप्रीम कोर्ट में कानूनी जंग लड़ेगी मुतवल्लियों की तरफ से? अल्हम्दुलिल्लाह 70 से ज़्यादा याचिका पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो चुका है। ये तमाम जो पिटीशन गए हैं तो वो दूसरी तंजीमों के तहत या सेंट्रलाइज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत, लेकिन अभी यहाँ जो आपका बैनर है मुतवल्ली वक्फ एसोसिएशन, क्या उसके एसोसिएट बनेंगे? मुतवल्ली एसोसिएशन ने जब से बिल ड्राफ्ट हुआ था तब से सरकार को, जेपीसी को हम लोग ने कितना ईमेल भेजा कि हमारे साथ सेटिंग किया जाए, हमें बुलाया जाए, हमसे मीटिंग किया जाए। मैं बताऊंगा, मुतवल्ली एसोसिएशन बताएगा कि ये कानून ख़राब और नुकसानदेह क्यों है, लेकिन उन लोगों ने एक भी ना मीटिंग में बुलाया ना हमें टाइम दिया जेपीसी ने। तो जेपीसी ने जो किया वो हमारे सामने है। जिस तरह से जो सिस्टम के मुताबिक जो प्रोसेस है एक नया कानून लाने का, उस सब प्रोसेस को बाईपास करके उन्होंने ज़बरदस्ती पार्लियामेंट में पास करा लिया क्योंकि उनका इक़्तिदार है। तो इससे तो लोग मान नहीं जाएंगे। इस अब जुडिशरी में मैटर गया है, अब जुडिशरी क्या फ़ैसला करता है देखा जाए। लेकिन अगर कानून समाज के ख़िलाफ़, जनता के ख़िलाफ़ होता है, कोई भी कानून देश का, तो उसमें जनता आवाज़ उठाएगी, जनता एजिटेशन करेगी, आंदोलन करेगी। ये उनका हक है, ये हक संविधान ने दिया है उनको। आपने जो अपना दुख दर्द यहाँ बयान किया प्रेस के सामने मुतवल्लियों के तईं, मुतवल्लियों के इसमें ये मद्देनज़र, तो वो आप लोग अपने इंटरेस्ट के लिए, मुतवल्लियों के इंटरेस्ट के लिए क्या सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे? बिल्कुल, मुतवल्लियों के इंटरेस्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट में तो जाने के अलावा हम लोगों ने मुतवल्ली का जो इतना ग्रीवियंस है, पॉइंट टू पॉइंट, जो आज आपको हाथ में देने जा रहे हैं, आप देख लीजिएगा, पॉइंट टू पॉइंट हम लोग ने लिखा है जेपीसी को। लेकिन हमारे जो हमारा ये था पिटीशन था, उसको उन लोगों ने दरकिनार कर दिया, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। मुतवल्ली एसोसिएशन ऑफ इंडिया एक बहुत अहम इदारा है जहाँ जितने मुतवल्ली मेंबर्स हैं, और आज तक जब से वक्फ बिल, नया वक्फ बिल बनाया इस प्रशासन ने, इस गवर्नमेंट ने, और उस बिल को पास कराया पार्लियामेंट में, तो मुतवल्लियों से कभी भी ये राय मशवरा नहीं लिया गया। जो प्रोसेस है, कोई भी कानून, चाहे उसका तरमीम हो, अमेंडमेंट हो, उस कानून को पास करने के लिए उस कानून से जुड़े हुए जो लोग हैं उन लोग से राय मशवरा, उनसे जो है मीटिंग एंड सेटिंग करना चाहिए कि उनका क्या राय है इस मामले में। लेकिन बहुत अफसोस के साथ ये बोलना पड़ रहा है कि इस हुकूमत ने, जो केंद्र सरकार है, जिसने इस बिल को बनाया, और जो बिल बिल्कुल कानून के ख़िलाफ़, यानी हमारे मुल्क की जो दस्तूर हिंद, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो आर्टिकल्स हैं, जो हर धर्म के लोगों को, पीपल ऑफ ऑल रिलीजियस डिनोमिनेशन को हक देता है कि वो अपनी धार्मिक चीज़ें, धार्मिक मामले अपने तरीके से वो चलाएंगे। तो अभी जो बिल बना है, जो कानून में तब्दील हुआ है, वो बिल्कुल इसके ख़िलाफ़ जाता है। अब आप लोगों को मैं पहली बार मुतवल्ली एसोसिएशन, जो बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं, क्यों कि वक्फ बिना मुतवल्ली का उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। वक्फ में जब तक मुतवल्ली नहीं होगा, वक्फ चल नहीं सकता। यहाँ तक कि डायरेक्ट मैनेजमेंट में बहुत सारे जो वक्फ बोर्ड में आ जाते हैं जहाँ मुतवल्ली नहीं है, उसका कानून ये है कि 5 साल से ज़्यादा डायरेक्ट मैनेजमेंट में वक्फ बोर्ड भी नहीं रख सकता किसी वक्फ संपत्ति को। उसको, उस ख़ानदान के लोगों को, मुतवल्ली को खोज के उसको वापस कर देना है। 5 साल से ज़्यादा वो नहीं रख सकता। तो मुतवल्ली इतना इम्पॉर्टेंट एंटिटी है कि मुतवल्ली के छाड़ा वक्फ संबंधे कोनो आइन
তৈরি করা, লাগু করা এটা হতে পারবে না। কিন্তু আমাদের খুব দুঃখিত তো বলতে হচ্ছে कि আজকে আমাদের কেন্দ্র সরকার মোতাওয়াল্লিদেরকে বাদ দিয়ে যত বিল এবং আইন এনেছে, আমরা এই আইনের বিরোধে কেন আছি আজকে আমি আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখব। आज मुतवल्ली एसोसिएशन ऑफ इंडिया जितने मुतवल्ली हैं हमारे मुल्क में, सबों का क्या कहना है, उनकी क्या ग्रीवियंस है, उनकी क्या मुश्किलात हैं, उनकी क्या इल्ज़ामात हैं, उनका क्या कहना है, ये आज हम आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं। ये केंद्र सरकार के कुछ ऐसे लोग हैं जो झूठा बेबुनियाद नैरेटिव बनाकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वक्फ जो है वो कब्ज़ा की हुई अवैध इल्लीगली ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है, जो बिल्कुल झूठ है। वक्फ उन लोगों ने बनाया जिन लोगों को इस बात से, जिनका नियत इरादा था कि हम अपनी चीज़ हम छोड़कर जाएंगे, अल्लाह को मालिक बनाकर जाएंगे, कि वो चीज़ कभी ख़त्म ना हो, कभी बिके नहीं, कभी बेहात ना हो, और उसके इनकम से, हमारी प्रॉपर्टी के इनकम से या उसकी सहूलतों से सारी आवाम, मुस्लिम समाज इसका फ़ायदा उठाती रहे। आज हमारे मुल्क में जितने वक्फ हैं उसका असल आंकड़ा, फिगर, वो हमने आज आप लोगों के सामने ये प्रेस रिलीज़ में लिख कर दे दिया है विथ फुल अथॉरिटी कि मुल्क में सिर्फ जो रजिस्टर्ड हैं, जो रिकॉर्ड में हैं, वो 6,90,000 एकड़ ज़मीन है सिर्फ। लेकिन एक साजिश के तहत डिफेंस और रेलवेज़ के साथ इसको कंपैरिजन में लाया गया कि डिफेंस एंड रेलवेज़ की इतनी संपत्ति मुल्क में है, देखिए तीसरे पोजीशन में वक्फ आता है, जबकि ये मालूम होना चाहिए आप लोगों को कि अभी सामने जो आंकड़ा आ रहा है, सिर्फ एक स्टेट, ओडिशा स्टेट की जितनी मंदिर और मठ की जो संपत्ति है वो 12 लाख एकड़ सिर्फ एक स्टेट की आई। अब पूरे देश में, पूरे मुल्क के जितने वक्फ हैं, 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज़, उसका मिला के सिर्फ 6,90,000 एकड़। मैं पूरा रिकॉर्ड, ऑथेंटिक रिकॉर्ड के साथ बात कर रहा हूँ। जस्टिस राजेंद्र सच्चर कमेटी जो अपॉइंट की गई थी गवर्नमेंट के तरफ से, मालूम करने के लिए कि आखिर ये सब मुस्लिम समाज इतनी पिछड़ी क्यों है, क्या कारण है, तो जस्टिस राजेंद्र सच्चर कमेटी में एक अहम जो कमेटी मेंबर थे ज़फ़र महमूद साहब, जो ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया दिल्ली के सदर हैं। मेरी बात उनसे हुई कलकत्ते में जब वो आए थे, तो जब मैंने उनसे पूछा कि हकीकत में वक्फ संपत्ति, वक्फ जायदाद कितनी है, तो उन्होंने बताया कि हमने पूरे मुल्क से जितने भी वक्फ बोर्ड हैं उनसे हमने जब मांगा था आंकड़ा, तो उन लोगों ने सब ने जब भेजा अपना अपना रजिस्टर्ड रिकॉर्डेड वक्फ संपत्ति का जो आंकड़ा भेजा, उसके मुताबिक सिर्फ 6,90,000 एकड़ ज़मीन, जिसमें आधी ज़मीन वो कब्ज़े में है प्राइवेट लोगों के इलीगल ऑक्यूपेशन में एंड गवर्नमेंट एजेंसीज़ के कब्ज़े में है। वो रिकॉर्ड भी आपको जस्टिस सच्चर कमेटी रिकमेंडेशन में मिल जाएगा। मैंने सब कुछ इसमें उल्लेख कर दिया है, डिस्क्लोज कर दिया है, और आज आप लोगों के सामने मैं ये आप लोग को आंकड़ा दे रहा हूँ विथ फुल अथॉरिटी। अगर मेरी बात में कहीं पर भी कोई गलत इंफॉर्मेशन होगा तो आप लोग को मैंने ये देता हूँ, आप लोगों को हक देता हूँ कि आप मेरे ख़िलाफ़ कोई भी
सम्मन कर सकते हैं, हमको उसके जवाबदेह हम होंगे। मेरे ख़िलाफ़ आप मामला कर सकते हैं, उसके जवाबदेह हम होंगे। तो आज मुतवल्ली एसोसिएशन ऑफ इंडिया ये बताना चाहती है कि सबसे बड़ा नुकसान में सफ़रर कौन है? ये मुतवल्ली है। क्यों है वो आज आप लोग को हम बताना चाहते हैं। सच ये है कि आज तक आज़ादी के बाद, मुल्क की आज़ादी के बाद आज तक ना ही केंद्र सरकार, ना ही राज्य सरकार, यानी ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट, ना ही स्टेट गवर्नमेंट ने कभी वफ़ के बारे में कभी कुछ सोचा। अच्छा, आज वफ़ की हालत ऐसी इसलिए है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने इस वफ़ को जो है बर्बाद करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। कैसे है अब मैं आपको बताता हूँ। मैं नॉन पॉलिटिकल आदमी हूँ, मैंने पूरी ज़िंदगी वफ़ में गुजारी है और वफ़ को अंदर और बाहर से जानता हूँ। हमारे फैमिली की प्रॉपर्टीज़ यूपी, लखनऊ से लेके, बिहार से लेके, बंगाल से लेके बर्मा तक हमारी फैमिली की वक्फ प्रॉपर्टीज़ है। दोनों वक्फ अलल औलाद भी और वक्फ अलल अल्लाह भी। तो मैं जो आप लोगों को बात कहूँगा, ये बात बिल्कुल तजुर्बे की अब बुनियादी बातें होंगी कि मुतवल्लीज़ आज समझिए कि उनकी हालत ऐसी है कि उनको जो है अपना पेट भरने का भी उनका इतना इनकम नहीं है वक्फ प्रॉपर्टीज़ में। मैं आपको एक नहीं बल्कि हज़ारों मिसाल दे दूंगा कि जो वक्फ संपत्ति है जिसमें गवर्नमेंट टैक्स भी लेती है, प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम टैक्स सब कुछ लेती है, लेकिन उस प्रॉपर्टी उस संपत्ति के लिए कुछ नहीं करती है। सिर्फ बातें बनाई जाती हैं, सिर्फ प्रोपेगेंडा होता है, सब पॉलिटिकल अपनी रोटी सेकने के लिए। लेकिन आप लोग अच्छी तरह पता है कि वफ़ के माने होता है कि अल्लाह को मालिक बना देना, और जिसने मालिक बनाया अल्लाह को अपनी चीज़ का, उसके लोग, उसके ख़ानदान के लोग, वो लोग उसका मुतवल्ली होते हैं, उसका देखभाल करने वाले। मुतवल्ली माने होता है केयरटेकर, मैनेजर, और वो केयरटेकर मैनेजर का रेम्यूनरेशन उस प्रॉपर्टी को संभालने के लिए, वक्त प्रॉपर्टी संभालने के लिए उसका रेम्यूनरेशन भी बंधा हुआ है। जबकि उसका इनकम से रिलीजियस, चैरिटेबल और पायस काम, यानी खैरात, सदका, ज़कात, और जो पिछड़े लोग हैं समाज के, उनको सपोर्ट करने के लिए उसका ख़र्चा यूज़ किया जाता है। लेकिन अफसोस है कि जिस मकसद से वक़्फ बनाया गया, जिसने बनाया, उसकी जो नीयत थी वो फौत हो रही है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि आज वक़्फ प्रॉपर्टी को डेवलप करने के लिए मुतवल्ली दर दर घाट घाट घूमता है, लेकिन उसका कोई सुनने वाला नहीं है। ना ही बैंक वक़्फ प्रॉपर्टी को कोलैटरल सिक्योरिटी में ले सकती है, क्योंकि वो मार्केटेबल टाइटल नहीं होता है वक़्फ का, वो बिक नहीं सकता, वो लॉन्ग लीज नहीं हो सकता, तो बैंक उस पर लोन सैंक्शन नहीं करेगी। तो आखिर फंड कहाँ से आएगा? मुतवल्ली अगर अपनी संपत्ति को बनाएगा, डेवलप करेगा, तो कैसे करेगा? बोलने के तो बहुत लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं सोशल मीडिया में कि इतनी संपत्ति आज मुसलमानों ने खा पी के बर्बाद कर दिया। ये बिल्कुल झूठ है। सच्चाई यही है कि आज 50 साल पहले जो भाड़ा था, जो एक वक्फ प्रॉपर्टी में जो टेनेंट लोग बैठे हैं काबिज होके, जो खाली करना नहीं चाहते हैं, सेक्शन 54 आया 2013 अमेंडमेंट में, 1995 एक्ट के बाद सेक्शन 54 इसलिए आया कि जो काबिज होकर बैठे हुए हैं 50 साल से, 25 साल से, पुराने टेनेंट ऑक्युपायर्स, उनको जो है अगर नया रेंट, फेयर रेंट अगर नहीं देंगे तो उनको हटाया जा सकता है और वक्फ प्रॉपर्टी का इनकम बढ़ाया जा सकता है। लेकिन सच ये है कि वक्फ बोर्ड में भी ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने सेक्शन 54 को लेकर कोई काम नहीं किया। हज़ारों एप्लीकेशन पेंडिंग है वक्फ बोर्ड में कि सेक्शन 54 में जो पुराने टेनेंट है, जो पैसा 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपये देता है सिर्फ, जिससे वो वक्फ स्टेट का ना मेंटेनेंस हो सकता है, ना उसका प्रॉपर्टी टैक्सेस दिया जा सकता है। तो वो लोग जो बैठे हैं काबिज होके, उनको कोई फिक्र नहीं। आज वक्फ प्रॉपर्टी बर्बाद किस लिए हो रही है?
मुतवल्ली क्या करेगा, कहाँ जाएगा, उसको फंड कौन देगा? तो मैं कहता हूँ अगर कोई जिम्मेदार है वक्फ प्रॉपर्टी को बर्बाद करने के मामले लिए, तो वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द disgraceful situation of the वक्फ इन इंडिया। अगर चाहे सरकार तो बैंकों को वो इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि वक्फ प्रॉपर्टी के डेवलपमेंट के लिए लोन सैंक्शन करे, और वो लोन जब प्रॉपर्टी डेवलप हो जाए उसके इनकम से वो लोन पे वापस रीपेमेंट हो सकता है। इतनी छोटी सी बात है। फंड कहाँ से आएगा, मुतवल्ली फंड कहाँ से लाएगा, कौन देगा उसको? तो आखिर में मुतवल्ली मजबूरी में, कितने मुतवल्ली बेईमानी करने पर मजबूर हो जाते हैं, जानबूझ के अपनी मर्जी से नहीं करना पड़ता है। वो अपना पेट भरेंगे कि प्रॉपर्टी को मेंटेन करेंगे कि क्या करेंगे, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। सच्चाई यही है। आज वक्फ बोर्ड में कुछ लोगों के वजह से आज करप्शन जो बदनाम है वक्फ बोर्ड, वो किस लिए है? आज जो सरकार ने जो नया कानून लाया, तो वो बता रही है नया कानून लाने की वजह ये भी बताती है कि वक्फ बोर्ड में बहुत करप्शन है। तो भाई करप्शन है तो करप्शन को दूर करने का क्या रास्ता है, उसके बारे में सोचो। वो नहीं सोच के ऐसा कानून लाना चाह रही है जिसका कंट्रोल और भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में चला जाएगा। ये वक्फ नया वक्फ एक्ट है 2025, जिसमें हर सेक्शन के पीछे लिख दे रही गवर्नमेंट, क्या लिख रही है सरकार कि एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में थिंक प्रॉपर, वो रूल्स लाती रहेगी। स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं छोड़ा, हर जगह सेंट्रल गवर्नमेंट का दखल दे दिया है कि जो भी सेक्शन है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम जैसा जैसा रूल चेंज करेगी, लाती रहेगी, उसी मुताबिक चलना होगा। तो ये तो इसको कहते हैं ज़बरदस्ती है। आज हमारे मुल्क में आर्टिकल 26 हमें लिबर्टी देता है हर धर्म के लोगों को कि वो अपनी चीज़ को, अपने धार्मिक चीज़ को वो अपने तरीके से चलाएंगे, मैनेज करेंगे। तो आज भी, यानी इस एक्ट को आने के पहले भी, मुतवल्ली या मुस्लिम समाज वो मजबूर थी, मोहताज थी, वो कुछ नहीं कर सकती थी। क्यों? कि जो वक्फ बोर्ड है उसमें जितने नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, कौन हैं वो सब गवर्नमेंट के मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं। गवर्नमेंट जैसा चाहती है उसको कंट्रोल करती है। मेरा सवाल है क्यों ऐसा करेगी? वक्फ जिस मकसद से बनाया गया उस मकसद को पूरा करना चाहिए, ज़रूरी है, वो सब मकसद ऐसा ज़रूरी है। जिसने भी अपनी चीज़ को वक्फ बनाया उस पर गवर्नमेंट क्यों कंट्रोल करेगी? ये गवर्नमेंट की दान दी हुई चीज़ नहीं है, गवर्नमेंट ने ये वक्फ दान नहीं दिया है, गवर्नमेंट की ज़मींदारी नहीं है। ये हमारे बुज़ुर्गों ने, पुरखों ने अपनी चीज़ की को, चाहे वो वारिसाना उनको मिला हो या चाहे वो अपनी चीज़ कमा के हासिल किए हों, वो अपनी चीज़ को उन्होंने डाइवेस्ट कर दिया, डेडिकेट कर दिया अल्लाह के नाम से, अल्लाह को मालिक बना दिया कि मेरी इस चीज़ से हमेशा के लिए समाज को फ़ायदा पहुंचता रहना चाहिए। आज वो मकसद पूरा नहीं हो रहा, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं आप लोग से पूछता हूँ, मेरी बात को का अगर जवाब किसी के पास है, मेरी बात जो है सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, सब जगह आनी चाहिए और उसका जवाब मुझे चाहिए कि मेरी बात कहाँ तक गलत है। मैंने जो बोल रहा हूँ एक अथॉरिटी के साथ, मुतवल्ली एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बिहाफ में बोल रहा हूँ कि मुतवल्लियों की हालत ऐसी क्यों है, वक्फ स्टेट्स की वक्फ प्रॉपर्टीज़ की हालत ऐसी क्यों है? सिर्फ इसलिए कि सरकार ने, जो भी सरकार जब आई इक़्तिदार में, जब भी आई पावर में, उसने कभी भी इसका भला नहीं सोचा। सब अपना अपना मतलब का सोचे और अपना अपना काम बनाए। लेकिन वक्फ प्रॉपर्टी, वक्फ जायदाद, मुतवल्ली की हालत आज संगीन इसलिए है, जो मैंने वजह बताया आपको। मुतवल्ली के हुकूक, मैंने आज प्रेस रिलीज़ में डिमांड ऑफ द मुतवल्ली एसोसिएशन ऑफ इंडिया का मैंने पूरा पॉइंट्स लिख दिया है कि ये डिमांड क्या है, क्यों है। बिना इसके वक्फ की हालत कभी सुधर नहीं सकती। मेरी अपनी फैमिली की वक्फ प्रॉपर्टी जायदाद अच्छे अच्छे इलाके, कलकत्ता में, लखनऊ में, बिहार में, पटना में पड़ी है, जहाँ महीने का
रेंट बढ़ाने के बाद 50 रुपया 100 रुपया बढ़ाती है। आज सीपीएम गवर्नमेंट ने 34 साल हुकूमत किया बंगाल में। सीपीएम गवर्नमेंट 34 साल में लेबर पार्टी, टेनेंट पार्टी इसको कहा जाता था, और टेनेंट के सपोर्ट की पार्टी, लेबर के सपोर्ट की पार्टी। उसने बाड़ी वालों को या ओनर्स को, प्रॉपर्टी ओनर्स को कभी का फेवर नहीं किया। वहाँ पर बाड़ी वालों को आंख दिखाते थे किराएदार, 50 रुपया नहीं बढ़ाना चाहते थे। 34 साल, तो 50 साल पहले, 40 साल पहले जो रेंट था, आज भी वो रेंट बढ़ने के बाद 2000-4000 रुपया हुआ है। मैं अपनी फैमिली की प्रॉपर्टी का मैं सबूत दूंगा कि जितना कॉर्पोरेशन टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स जितना पेमेंट करना पड़ता है उससे कहीं कम मेरा इनकम आता है। प्राइम एरियाज में प्रॉपर्टी है 6000 6500 रुपये महीना, ये तो महीने का इनकम है, भाड़ा से आता है। क्या करेगा मुतवल्ली, कहाँ जाएगा, किसके सामने हाथ फैलाएगा? मुतवल्ली को इल्ज़ाम दिया जाता है, मुतवल्ली को चोर बोला जाता है, और असल में चोर कोई और है, चोरी कोई और करता है, अब बदनाम मुतवल्ली होता है। तो मेरा कहना है अगर सही कोई भी सरकार हो, वो वक्फ के अगर सुधारना चाहती है, और वक्फ सुधरेगा अगर, तो सिर्फ फ़ायदा मुस्लिम समाज का नहीं होगा बल्कि हर एक समाज का होगा। वक्फ संपत्ति पर ज़्यादातर 90%, मैं आपको फुल ऑथेंटिक फिगर्स के साथ बता रहा हूँ, 90% नॉन मुस्लिम्स बसते हैं, उससे फ़ायदा उठाते हैं। जो कम रेंट दे के वक्फ संपत्ति पर नॉन मुस्लिम्स बसते हैं। मुस्लिम कितना परसेंट है जो उसमें संपत्ति में रहेगा? तो एक ज़माने से जितने नॉन मुस्लिम्स उस संपत्ति को एंजॉय कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि बदनाम कौन हो रहा है? बदनाम वक्फ हो रहा है, मुतवल्ली हो रहा है, फ़ायदा कोई और उठा रहा है। तो मैं आज आप लोग को प्रेस के सामने, मैं आप लोगों को एक इख्तियार देता हूँ कि आप लोग हमसे सवाल कीजिए। आप लोग को तो मालूम होना चाहिए कि आज वक्फ को लेकर क्या मामला है। सवाल कीजिए और सवाल का जवाब मैं एकदम ऑथेंटिक दूंगा। सेक्शन 3 ऑफ द वक्फ एक्ट बहुत अहम सेक्शन है। अभी नया एक्ट में सेक्शन 3 में क्या क्या तरमीम किया गया मालूम? क्या क्या चेंजेस किया गया है? जबकि वो चेंजेस का कोई बेस नहीं है। सेक्शन 3 में बताया जा रहा है कि ये वक्फुल औलाद में औरतों को भी हक देना होगा, बेवा को हक देना पड़ेगा, यतीम को हक देना होगा। तो मेरे भाई, पहले भी 1995 एक्ट में भी तो औरतों का हक है। कितनी औरतें मुतवल्लियाँ हैं, बेनिफिशियरीज हैं। मेरे जो फैमिली वक्फ है उसमें औरतों को भी कवर किया गया है, उसमें लिखा हुआ है बेनिफिशियरीज, उसका बेनिफिट उनको जाएगा, बेवा को जाएगा, यतीम को जाएगा। ये खाली आंखों में धूल झोंकने का काम किया है इन्होंने सेक्शन 3 में कि उनको हक नहीं दिया जाता है। बिल्कुल उनको हक दिया जाता है। सेक्शन 3 के हिसाब से वक्फ 3 क्लासिफिकेशन होता है। एक वक्फ अलल्लाह, वक्फ अलल औलाद, और एक वक्फ बाय यूज़र। तो सेक्शन 3 के मुताबिक वक्फ बाय यूज़र को इस नए एक्ट में गवर्नमेंट ने, सरकार ने ओमिट कर दिया है, जिसका बहुत बड़ा एहतजाज पूरे मुल्क में हो रहा है। आज मुल्क में एजिटेशन होने की वजह है कि इन्होंने गलत काम किया है, जबकि वो समझते हैं कि हम लोग सारे लोग, अभी जब मुस्लिम्स नॉन मुस्लिम्स सब के सामने जब बात आ रही है तो सब एक साथ खड़े हो गए हैं कि ये किसी एक समाज के साथ ये नाइंसाफ़ी नहीं हो सकती है। उसमें वक्फ बाय यूज़र, जिसमें ज़्यादातर कब्रिस्तान, ईदगाह, खानका, ये सब संपत्ति है जहाँ पर वो पूरा समाज के काम में आती है। कफन दफन होता है, नमाजें होती है, इबादत होती है। उसको आप बोल रहे हैं कि वक्फ बाय यूज़र को हम हटा देंगे। क्या, क्यों हटा देंगे? किस बुनियाद पर हटा देंगे? कि वक्फ बाय यूज़र का कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। मेरे भाई, आपको अच्छी तरह पता है कि मुल्क में ये कानून है कि जब कोई संपत्ति किसी ने किसी समाज को दे दिया अपने ज़िंदगी में, वो मर गया, वो दफन हो गया, चला गया इस दुनिया से, लेकिन वो समाज उसके मालिक हो गया, समाज उसको इस्तेमाल कर रही है 25, 50, 100 साल से, आप कैसे छीन लीजिएगा उसको? जबकि एडवर्स पोजीशन का कानून हमारे मुल्क में है कि किसी भी प्रॉपर्टी में, किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी में भी अगर कोई काबिज होकर बैठा रहता 12 साल तक,
और वो आदमी उसको कभी क्लेम नहीं करता है। 12 years एंड मोर कोई बैठा रहता है तो उसका मालिकाना हक आ जाता है, उसको वहाँ से हटाया नहीं जा सकता है, उसको उच्छेद नहीं किया जा सकता है। तो क्यों हमारे साथ ऐसा? सिर्फ जब आपके मुल्क में एक कानून ऑलरेडी बना हुआ है कि 12 साल तक कोई बैठा रहेगा काबिज तो उसका मालिकाना दावी कर सकता है वो। और यहाँ पर 50 साल 100 साल से जो वक्फ बाय यूज़र जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, सबने समाज को दे दिया, चले गए वो दे के। उन्होंने किसी को बेचा नहीं, किसी को गिफ्ट नहीं किया, ये नहीं बोल के गए कि नहीं ये किसी और की चीज़ हो जाएगी। उन्होंने उस समाज को दे के गए वो, तो समाज उसका मालिक है। और सिर्फ ये मुस्लिम समाज में नहीं है ऐसा, यस, नॉन मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, सब में ऐसा है। सरकार को आज हिंदू मुस्लिम का जो कहा जा रहा है कि ऐसी सरकार जो खाली हिंदू मुस्लिम के अलावा उसके पास कोई एजेंडा नहीं है। देश में कितना अहम इश्यूज़ हैं, एजेंडाज हैं, उसको छोड़ के ये एक समाज के पीछे पड़ क्यों पड़ी है? ये सवाल तो हम सबका है। इसका जवाब कौन देगा? ये सा जवाब ना सरकार देती है और ना कोई देता है। ये सवाल तो हर आदमी पूछ रहा है कि आखिर ये सरकार मुसलमानों के पीछे क्यों पड़ी है, उनकी संपत्ति के पीछे क्यों पड़ी है, क्या उनका क्या हक है इसके पीछे पड़ने का? मान गए हैं कि ये गलत कानून लाया जा रहा है ज़बरदस्ती का, इसको कहते हैं ज़बरदस्ती का कानून, इसको नहीं माना जा सकता है। ये कानून जो पास कराया है गवर्नमेंट, अगर इक़्तिदार में है, इसके पास मेजॉरिटी MPs है, तो वो कोई भी कानून किसी भी जनता, किसी भी लोग प्रजा के ख़िलाफ़ पास करा लेगी। जो कानून अगर भी पार्लियामेंट में पास होता है और प्रजा के ख़िलाफ़ जाता है तो उसको चाहिए कि गवर्नमेंट को उस कानून को वापस ले ले। प्रजा इससे संतुष्ट नहीं है, ये प्रजा के ख़िलाफ़ का कानून है। तो मेरा कहना है मुतवल्ली एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से कि इस कानून को चाहिए गवर्नमेंट को वापस ले ले, और या तो तरमीम ऐसा करे जहाँ ज़रूरत है। ज़रूरत कहाँ है? करप्शन हटाने की ज़रूरत है, वहाँ पर क्या किया जा सकता है उसको करे। और क्या क्या ज़रूरत है कि वक्फ प्रॉपर्टी डेवलपमेंट कैसे होगा? बहुत सिंपल, मैंने आप लोगों को आज सोल्यूशन बताया है। गवर्नमेंट सिर्फ बैंकों को इंस्ट्रक्शन दे दे कि जो भी वक्फ प्रॉपर्टी डेवलप होगी वो प्रॉपर्टी पर तुमको सैंक्शन करना है लोन। अब देखिएगा हालात पूरे देश की बदल जाएगी। और जब देश की हालत बदलेगी, जब वक्फ की हालत बदलेगी, तो हर समाज की हालत बदलेगी। गवर्नमेंट को भी टैक्स मिलेगा, उससे कहीं ज़्यादा टैक्स मिलेगा। गवर्नमेंट भी फ़ायदे में रहेगी, समाज भी फ़ायदा में रहेगा, सब कोई फ़ायदा में रहेगा। लेकिन ये सियासत है, ये राजनीति है, ये राजनीति बहुत ख़राब राजनीति है, जो किसी को दबाना, किसी को ज़बरदस्ती करके उसकी संपत्ति पर कानून लाना, ये राजनीति नहीं चलने वाला। इसलिए मेरा कहना है कि गवर्नमेंट को ख़ास तौर से ये मेरा पैगाम है, मैसेज है कि इस कानून अगर अच्छा चाहिए आपको, वक्फ का अच्छा होना है, क्योंकि वक्फ भी संपत्ति इसी देश की संपत्ति है और इस समाज के लिए, समाज के बेहतरी के लिए, पिछड़े हुए लोगों को सपोर्ट करने के लिए बनाई गई है और ये हर धर्म में है। तो इसका भला करने के लिए रास्ता निकाले, कानून लाए, ना कि इसको और नाश करने के लिए। अभी जो कानून आया है इससे प्रॉपर्टी और बर्बाद होगी, अच्छा नहीं होगा। আসলে এই যে কেন্দ্রের সরকার, বিজেপি সরকার, এটা হচ্ছে একটা ফ্যাসিস্ট সরকার। এই সরকার আমাদের দেশের সংবিধানের মৌলিক যে কাঠামো, দেশের যে মৌলিক কাঠামো সেটাকে ধ্বংস করে দিয়ে একটা ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্র তৈরি করতে চাইছে। এই ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্র তৈরি করার যে কর্মসূচি, তার একটা হচ্ছে এদেশের মুসলিমদেরকে সেকেন্ড ক্লাস সিটিজেন তৈরি করা। আর সেকেন্ড ক্লাস সিটিজেন তৈরি করা মানে হচ্ছে এদের কোনো ভোটাধিকার থাকবে না, এদের কোনো নাগরিক অধিকার থাকবে না। এই যে টোটাল কর্মসূচি ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্র তৈরি করা, তার পার্ট হচ্ছে মুসলিমদেরকে সেকেন্ড ক্লাস সিটিজেন করা। এই সেকেন্ড ক্লাস সিটিজেন করার কতগুলো পরপর স্টেপ আছে। সেই স্টেপটা হচ্ছে এর আগে যেগুলো করেছে NRC, CA, তারপরে হচ্ছে 3 তালাক, এবার এসছে আমাদের ওয়াকফ প্রপার্টি, এরপরে আসবে ইউনিফর্ম সিভিল কোড। এক কথায় বলা যেতে পারে মুসলিমদেরকে তোষণ করছে সরকার, মুসলমানদেরকে নিপীড়ন করছে, তোষণ নয়,
মুসলমানদেরকে নিপীড়ন করছে, অত্যাচার জুলুম করছে, মুসলমানদেরকে একটা সোশ্যাল অ্যানার্কি দিকে নিয়ে যাচ্ছে, মুসলমানদেরকে একটা জেনোসাইডের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এবং এই জেনোসাইডে নিয়ে যাওয়ার পার্ট হচ্ছে ওয়াকফ যে নতুন আইনটা করলো, এই আইনটা হচ্ছে পুরোপুরি সংবিধান বিরোধী। সংবিধানে যে মানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতার কথা বলা আছে সেই ধর্মীয় স্বাধীনতার বিরোধী। আমাদের দেশের সংবিধানে যে সমস্ত নাগরিকের সমান অধিকার আছে সেই অধিকারের বিরোধী। ফলে এটা সর্বদিক দিয়ে মুসলিমদের হাতে ওয়াকফ প্রপার্টি বলে যে সম্পদটা আছে সেই সম্পদগুলোকে লুট করা, আইনের মাধ্যমে বেআইনিভাবে লুট করে সেগুলোকে কর্পোরেট সংস্থাকে দিয়ে দেওয়ার একটা মহা চক্রান্ত, মহা ষড়যন্ত্র। এর মূল উনি অনেকগুলো পয়েন্ট বলেছেন, আমি তিনটে কথা আপনাদের খুব সংক্ষেপে রিড করছি। প্রথমটা হচ্ছে যে আগের সমস্ত আইনগুলোর যখন সংশোধনী করা হয়েছিল সেই কোনো সংশোধনীতে অমুসলিমদের এখানে আনার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। এখানে বলা হয়েছে যে 2 জন অমুসলিমকে আনা হবে। তারপরে বলা হয়েছে এমন প্রভিশন করা হয়েছে যে অমুসলিম শব্দটা নেই, কিন্তু মুসলিম হতে হবে, এই যে ম্যান্ডেটরি ছিল সেইটাকে ডিলিট করে দিয়েছে। ফলে প্র্যাকটিক্যালি সেটা অমুসলিম হয়ে যাবে। নতুন এই আইনে সেন্ট্রাল কাউন্সিলে টোটাল মেম্বার হবে 22 জন। 22 জনের মধ্যে মুসলিম ম্যান্ডেটরি হচ্ছে 8 জন, তাহলে বাকিটা হয়ে যাচ্ছে অমুসলিম। ফলে এই টোটাল অমুসলিম কারা হবে? প্র্যাকটিক্যালি হবে RSS এর লোকেরা, বিজেপির লোকেরা। এই RSS এর লোক, বিজেপির লোককে সেন্ট্রাল কাউন্সিলে ঢুকিয়ে টোটাল মুসলিমদের ওয়াকফ সম্পত্তিগুলোকে লুট করার একটা মহাকৌশল, ষড়যন্ত্র। একইভাবে রাজ্যে রাজ্যে যে বোর্ডগুলো আছে ওয়াকফ বোর্ড, সেখানে টোটাল এখন সদস্য হবে 11 জন। 11 জনের মধ্যে মুসলিম ম্যান্ডেটরি হচ্ছে 4 জন, 7 জন হচ্ছে অমুসলিম। মুসলিম হতে পারে আবার অমুসলিম হতে পারে। যখন দেখা যাবে কৌশলের মধ্যে যে ইন্টেনশন এই আইন তৈরি করার, তাতে 11 জনের মধ্যে 7 জন যদি অমুসলিম হয়, তো এই অমুসলিম কারা হবে? নিশ্চয়ই সেকুলার মুসলিম হবে না, নিশ্চয়ই যারা হিউম্যান রাইটস মনে করে সেই মুসলিমগুলো হবে না। কারা হবে? এই বিজেপি সরকারের সাথে যাদের ভালো সম্পর্ক তাদের হবে। ফলে সেখান থেকে রুট করবে। দ্বিতীয় যে কথাটা বলা হয়েছে, উনি বলেছেন যে ওয়াকফ বাই ইউজার্স। দেখুন, দেশ কাল সমাজ সভ্যতা যত এগোচ্ছে তত নতুন নতুন আইন তৈরি হচ্ছে, তত সিস্টেম বাড়ছে, তত হচ্ছে। আজকে আইন কানুন যত সুস্থভাবে অনুশীলন করা হয়, 30 বছর আগে তত ছিল না, 50 বছর আগে তত ছিল না, 100 বছর আগে তত ছিল না, 500 বছর আগে তত ছিল না। ফলে আজ থেকে 1500 বছর আগে, 1200 বছর আগে, 1000 বছর আগে এরকম কোনো নিয়ম ছিল না যে প্রত্যেকটা কথা নির্দিষ্ট করে করা হয়। ধরুন না যে বিয়ে শাদী হয়, 50 বছর আগে বিয়ে শাদী তো রেজিস্ট্রেশন কম্পালসারি ছিল না, কিন্তু আজকে কম্পালসারি। এখন যদি বলে তোমার বয়স 70, তুমি বিয়ে রেজিস্ট্রেশন করেছো দাও, তুমি দেখাতে না পারলে তোমার বিয়েটা ক্যান্সেল, এইটাই যেমন অন্যায় অপরাধ, তেমন 1000 বছর আগে যে সমস্ত ওয়াকফ প্রপার্টি দান করা হয়েছিল, 1000 বছর ধরে ওয়াকফ চলে আসছে বিভিন্নভাবে, সেইটাকে যদি বলে তুমি 1000 বছর প্রমাণ করো, সেটা হচ্ছে সেইরকমই অন্যায়। আজকে দিল্লি জামা মসজিদ শাহজাহান জমি দিয়েছিলেন, এখন যদি বলে শাহজাহান জমি দিয়েছিলেন তার দলিল দেখাও, এটা কি সম্ভব? এটা সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত হচ্ছে মুসলিমদের ক্ষেত্রে স্পেশালি এরকম একটা সিস্টেম আছে, কেউ তার ইচ্ছা, তার ইন্টেনশন সেটা মৌখিকও বলতে পারে, সেটা সবসময় হয় না। মুখে বললো আমার সম্পত্তি দিলাম, সেটাই চলে আসছিল। ফলে এই ওয়াকফ বাই ইউজার এটাকে ডিলিট করার মধ্য দিয়ে প্রচুর সম্পত্তি, বিশেষ করে যেগুলো পুরাতন সম্পত্তি, 400 বছর আগের, 500 বছর আগে, 1000 বছর আগের, সুলতানি আমলে যেগুলো দেওয়া হয়েছিল, মোগল পিরিয়ডে যেগুলো দেওয়া হয়েছিল, নবাব পিরিয়ডে যেগুলো দেওয়া হয়েছিল, সবগুলোকে লুট করার একটা কৌশল চলছে। 3 নম্বর হচ্ছে যেটা বলবো, সেটা হচ্ছে লিমিটেশন অ্যাক্ট, যেটা উনি বলেছেন খুব সুন্দর করে বুঝিয়ে, যে কোনো একজন মানুষ, আপনি একটা ওয়াকফ প্রপার্টি জবরদখল করলেন, করে লিটিগেশন চলছে, কোনোভাবে যদি 12 বছর পার করতে পারেন তাহলে সেটা ওয়াকফ হয়ে যাবে। এটা আইন হতে পারে। এইভাবে এই আইনের ছত্রে ছত্রে, মানে প্রত্যেকটা ক্লজে ক্লজে এই সম্পত্তিগুলোকে লুট করার একটা ষড়যন্ত্র করা হয়েছে। এই বিষয়গুলো আমরা চাইছি একজন সাংবাদিক হিসাবে, দেশের নাগরিক হিসাবে, সমাজের শুভাকাঙ্ক্ষী হিসাবে আপনারা জনগণের কাছে প্রচার করুন। কারণ আপনি বাই প্রফেশন একজন সাংবাদিক, কিন্তু সাংবাদিকের বাইরেও আপনি একজন দেশের সমাজের নাগরিক, আপনি দেশের নাগরিক, আপনি সমাজের একজন হিতাকাঙ্ক্ষী। ফলে সেটাও আপনারা প্রচার করুন। এগুলো ভালো করে পড়ুন, বুঝুন, কোথাও কনফিউশন থাকলে সেটা
কোথাও কনফিউশন থাকে সেটা ক্লিয়ার করুন, বলাইয়ে। করে আলোচনা করুন এবং এটা প্রচার করুন। सर आपने वक्फ एक्ट का जो अभी ये प्रेस रिलीज दिया है, इसमें 3 नंबर जो पॉइंट है, इरेशनल इंक्लूजिंग ऑफ नॉन मुस्लिम मेंबर्स ऑफ द वक्फ बोर्ड। तो सर ये कानून पास हुआ है, मंजूर हुआ है प्रेसिडेंट के सिग्नेचर से 3 अप्रैल 2025 को, जबकि इससे पहले 2024 में 27 नवंबर को एक मीटिंग हुई थी वक्फ बंगाल वक्फ बोर्ड की, यहाँ के स्टेट वक्फ बोर्ड की। उसमें 2 नॉन मुस्लिम को आपको इंक्लूज किया गया है, शामिल किया गया है। एक है आलोक नायक जिनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, और दूसरे हैं आपका जनाब ये अभिजीत दास ट्रेजरर बनाया गया। ये नसीबन बीबी नवाब खानम वक्फ स्टेट के तहत है, यह विधान सरानी में है। तो इसके सिलसिले में आपने मतलब बताइए, जबकि ये वक्फ कानून से पहले ये काम हुआ है। आपको बता दें, आपको इसकी मालूमात होना ज़रूरी है, जानकारी बहुत ज़रूरी है। आप जो बात कर रहे हैं ना, वो एक वक्फ स्टेट के बारे में कह रहे हैं, वक्फ बोर्ड से तो ताल्लुक़ नहीं है। वक्फ बोर्ड ने उसको अप्रूवल दिया है, वक्फ बोर्ड ने अप्रूवल दिया है कि एक एनी वक्फ स्टेट, कोई भी वक्फ स्टेट में नॉन मुस्लिम भी मुतवल्ली हो सकता है। मालूम है आपको ये कानून? नॉन मुस्लिम भी उस पर मेंबर हो सकता है, उस कमेटी का वक्फ को मैनेजमेंट के लिए। लेकिन कंडीशन क्या होता है कि उसको चलाना है वक्फ कानून के मुताबिक, भले नॉन मुस्लिम हो, चलेगा कैसे? वक्फ कानून के मुताबिक। वक्फ कानून क्या है? ये मोहम्मदन लॉ का एक हिस्सा है, मोहम्मदन लॉ से डिराइव किया गया है वक्फ का कानून। तो एज लॉन्ग एज दैट नॉन मुस्लिम मेंबर मैनेजेस, एडमिनिस्टर्स a waqf state as per the waqf act, as per the sharia law, there is nothing wrong in लॉ it। इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, और उसमें कोई गलती नहीं। पार्ट ना।